पर होते हैं और जहाँ पे मज़दूरों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी मुल्क थे जहाँ पे कैपिटलिस्ट उरूज पर बहुत ज़्यादा थी और वहाँ पे इनकलाब नहीं आ रहा। तो इसका जवाब मार्क्स के पास भी नहीं थे और मार्क्स ने इसका जवाब देना दुश्वार समझा। लिहाजा इसी सवाल के जवाब को तलाश करने के लिए ग्राम्स्की, जो उनसे बहुत मुतासिर थे, और इसके अलावा वो उनके थ्योरी पर अपना इज़हार ख़याल भी पेश कर रहे थे। वो मैकाविल से काफ़ी मुतासिर थे और ग्राम्स्की जो है मार्क्स से भी मुतासिर थे। तो ग्राम्स्की ने मार्क्स जो कहते थे कि वेल्दी जो मुल्क हैं या वेल्दी जो लोग होते हैं वही जो है समाज पर कंट्रोल करते हैं, ऐसा बात जो है, इस बात का इनकार ग्राम्स्की ने कहा कि नहीं, मैं नहीं मानता। ये समाज के पर में कंट्रोल उन्हीं लोगों का होता है जो लोग ताकतवर और जिनके पास पैसे की ज़्यादा होती है, वही लोग जो है समाज पर कंट्रोल रखते हैं। अगर ऐसा होता तो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म जो प्राइम मिनिस्टर आज मौजूदा दौर में नरेंद्र दामोदर भाई मोदी हैं, वो भी एक कैपिटलिस्ट शख्स नहीं है, ना ही उनके पास लामहदूद दौलत थी, बल्कि वो एक चाय वाले की हैसियत रखते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ये बात बिल्कुल बेकार और बेमानी हो गई कार्ल मार्क्स का कहना। ग्राम्स्की कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जिन लोगों के पास दौलत होती हैं वही समाज पर कंट्रोल करते हैं, ये ऐसी बात नहीं है। उसके बाद आगे भी इसमें लिखा हुआ है कि हेजमनी, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ग्राम्स्की ने 3 तरह की ताकतों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि 3 तरह की ऐसी ताकतें हैं जिनकी बुनियाद पर कोई हुकूमत, कोई कैपिटलिस्ट सोसाइटी काबिज रह सकता है। पहला है पावर, यानी पावर में मौजूद पॉलिटिकल पार्टी, वो भी मदद करते हैं कैपिटलिस्ट का, किस लिए कि वो अपनी ताकत को बनाए रखे। कोई पॉलिटिकल पार्टी हमेशा कैपिटलिस्ट की मदद करता है। कोई भी कैपिटलिस्ट, टाटा हो, बिरला हो या अंबानी हो, किसी की भी मदद करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज का होना ज़रूरी है। पॉलिटिकल पार्टीज उन तमाम कैपिटलिस्ट की मदद करते हैं ताकि वो कैपिटलिस्ट उस पर कायम रहें। दूसरा में हम देखते हैं सोशल पावर, समाजी ताकत। समाजी ताकत में आते हैं एनजीओ हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, रिलीजियस ग्रुप्स हैं, ये लोग भी मदद करते हैं किसी तरह की कैपिटलिस्ट सोसाइटी को कायम रखने के लिए। उसके बाद कल्चरल हेजमनी, ये है कल्चरल हेजमनी जो है वो मार्क्स की थ्योरी नहीं बल्कि ग्राम्स्की का एक थॉट है। इस थॉट के मुताबिक ये हेजमनी ही, वो एक कल्चरल हेजमनी ही एक ऐसी लीडरशिप है जिसकी बुनियाद पर कोई कैपिटलिस्ट अपने आप को हमेशा कायम रख सकता है। मार्क्स ने कहा था कि ताकत की बुनियाद पे हो सकता है, दिमाग की बुनियाद पे हो सकता है, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेंगे। ऐसी सूरत हाल में लोगों पर जो हुकूमत चल रही है, लोग बगावत नहीं कर रहे हैं, इसकी क्या वजूहात हैं? तो वजूहात को बयान करने के लिए उन्होंने एक थ्योरी का नाम दिया जिसका नाम दिया हेजमनी। ये थ्योरी क्या है? इस थ्योरी को एक तरह से टूल माना जा सकता है। किसके लिए टूल माना जा सकता है? तो वो समाज जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो इसको अपना एक टूल समझते हैं। टूल्स मतलब उनका एक औजार है, औजार है जिसके ज़रिए वो अपनी हुकूमत को बरकरार रख सकते हैं, लोगों पर, मजदूरों पर अपना दबदबा, अपना रुतबा कायम रख सकते हैं। इसका इस्तेमाल करके लंबे अरसे तक वो अपनी हुकूमत को कायम रख सकते हैं। लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब इसके मेंबरान, इसके अदारे, इसके जो टूल्स हैं वो कामयाब हो जाते हैं लोगों को समझाने में। यानी लोगों को ये समझा देते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो सही है। ये ब्रेन वॉश की तरह काम करता है। जिस तरीके से आज ब्रेन वॉश पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं, रिलीजियस ग्रुप्स करते हैं, मीडिया करता है, ये ब्रेन वॉश कर देता है और कहता है कि जो चीज़ हो रही है ये बिल्कुल सही है। तो ऐसा करने में अगर जब तक कामयाब हो जाते हैं और कामयाब होकर लोगों के दिमाग पर और लोगों के जहन पर जब हुकूमत करने लगते हैं और कैपिटलिस्ट अपने आप को कैपिटलिस्ट बनाता चला जाता है, तो ऐसी सूरत हाल में इसे हम हेजमनी के नाम से पुकारते हैं और इसे
पेश करने वाले ग्राम्स्की ने कहा कि कैसे एक समाज के ऊपर चंद लोग हुकूमत करते हैं और कैसे एक समाज के ऊपर कैपिटलिस्ट का वजूद अमल में आता है, कैपिटलिस्ट कैसे उन लोगों को अपने कंट्रोल में रखते हैं। तो वो कहते हैं कि ये आइडिया का एक झुंड है। ये कहते हैं कि एक आइडिया है जो कैपिटलिस्ट के जरिए फैलाया जाता है। हेजमोनी को उन्होंने एक आइडिया कहा है और ये आइडिया किसके जरिए फैलाया जाता है? कैपिटलिस्ट के जरिए। वो खुद आकर नहीं फैलाते बल्कि वो सहारा लेते हैं कुछ कुछ अदारों का, जिन अदारों के जरिए वो मजदूरों के दिमाग पर हुकूमत करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई आदमी गरीब है और अगर कुछ काम करना चाह रहा है तो बोला तो भाई अंबानी की तरह तरक्की नहीं कर रहे, तो उस पर लोग हंस कर कहते हैं अरे भाई तुम्हारे नसीब में यही तो लिखा हुआ है, तुमको से क्या हुआ, अंबानी है, अंबानी के पास उतना पैसा तुम्हारे पास नहीं, इससे तुमको लड़ने का क्या जरूरत। यहीं पे बगावत को रोक दिया जाता है कि भाई उसका तो नसीब उसको मिला, तुम्हारा पिछले जन्म का पाप है, तुम उसको काट रहे हो, तुम्हारे नसीब में यही लिखा हुआ है। तो ये ग्राम्स्की कहते हैं कि यही सब चीज़ समझाकर लोगों के दिमाग को ब्रेन वॉश किया जाता है कि मोदी जी ही तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक है, तुम्हारे अंदर थोड़ी सलाहियत है। ये तमाम तरह की या फिर कोई और किसी चीज़ को कह सकते हैं, ये माइंड को वॉश किया जाता है। यही चीज़ ग्राम्स्की का कहना है कि नहीं, इन तमाम चीज़ों से ही समाज में तबका कशमकश खत्म हो जाता है। लोग अपनी किस्मत पर सोचने लगते, जो हुआ भाई मेरे साथ जो हो रहा सही हो रहा है। तो उन्होंने कहा है कि ये एक आइडिया है, हेजमनी एक आइडिया है जो कैपिटलिस्ट के जरिए फैलाया जाता है। इसके लिए जो है वो क्या करते हैं, टू कन्विंस द लेबरर्स, जिसमें वो लेबर्स के साथ कन्विंस करते हैं बगावत नहीं करने के लिए। कौन करते हैं? तो वो कैपिटलिस्ट लोग करते हैं। क्या डायरेक्ट करते हैं? नहीं, वो अपने अदारों के जरिए, अपने लोगों के जरिए वो इस काम को अंजाम देते हैं। इसमें सबसे पहला अदारा जो हमने पिछले की क्लास में बताया था, रिलीजन आता है, मजहब। आज के दौर में मजहब के बहुत सारे लीडर, मजहब के बहुत सारे मेंबरान जो हैं वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी न किसी कैपिटलिस्ट से जुड़े हुए हैं और उस कैपिटलिस्ट के जरिए उन्हें पैसा फंडिंग किया जाता है, जिन फंडिंग के जरिए वो इस बात को समझाने में कामयाब हो जाते हैं लोगों को कि देखो भाई जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये तुम्हारे खुदा ने, तुम्हारे भगवान ने तुम्हें दिया है, इस पर तुम नहीं लड़ो, इसके लिए बगावत ना करो। अगर तुम गरीब बने हो तो तुम्हारे लिए गरीबी लिखी हुई थी, तुम गरीबी पर जियोगे, तुम्हें बगावत करने की ज़रूरत नहीं। जो भी तुम्हारे साथ इस्तेमाल तुम्हारा कर रहा है उससे क्या हुआ, अगर वो 100 रुपये का काम कर रहा तुमको इस्तेमाल करके, अगर 20 रुपये तुमको दे रहा तो तुम उस 80 रुपये वो ले रहा, तुमको उससे क्या लेना देना। इस तरह के माइंड वॉश किए जाते हैं किसके जरिए? तो रिलीजियस ग्रुप्स के जरिए। ये ग्राम्स्की कहते हैं कि ग्राम्स्की का कहना है कि रिलीजियस ग्रुप जो होते हैं वो इस तरह के दिमाग में बातों को बैठा देते हैं कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो बिल्कुल आपके खुदा ने आपको थोप डाला है। दूसरा हमारे पास आता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि तालीमी अदारे। तालीमी अदारे भी इस बात को बनाने में कामयाब हो जाते हैं क्योंकि तालीमी अदारों को बनाने वाले भी कोई ना कोई कैपिटलिस्ट होते हैं। आज बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं, स्कूल चलाए जा रहे हैं, उसमें डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली तौर पर हो फंडिंग जो आते हैं वो कैपिटलिस्ट के जरिए आते हैं। कोई ना कोई बिजनेसमैन, कोई ना कोई कैपिटलिस्ट जो है उसको फंडिंग करता है, तो जाहिर सी बात है उसके बारे में, उनकी तमाम बातों को बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में लोगों को बताया जाएगा और ब्रेन वॉश किया जाएगा कि तुम्हारे साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सही हैं और ये लोग बड़े बने हैं, अपनी काबिलियत से बने हैं, इन्हें बड़ा बनने का हक था। इस तरह की बातें भी समझा दी जाती हैं जिस वजह कर लोगों के अंदर बगावत जैसी खासियत पैदा नहीं होती है। उसके बाद कहा पॉलिटिकल पार्टीज़, सियासी जो पार्टीज़ हैं, जो भी सियासी पार्टियां हैं वो किसी न किसी कैपिटलिस्ट से जुड़े हुए होते हैं, उस दौर के बड़े बड़े पूंजीपतियों से जुड़े हुए होते हैं। और पूंजीपति जो होते हैं, कैपिटलिस्ट जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं से फंडिंग करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उनकी पार्टी ऑफिस बनाने में, उनको बिल्डअप करने में, उनके इलेक्शन में लड़ने के लिए तमाम पैसों का फंडिंग करते हैं, जिस वजह कर पॉलिटिकल पार्टी भी वही काम करती है पावर में आने के बाद जो कैपिटलिस्ट चाहते हैं। लिहाजा कैपिटलिस्ट ही पॉलिटिकल पार्टी को चलाती है और उसके ज़रिए अपने काम को अंजाम देते हैं। पॉलिटिकल पार्टी आवाम को समझाकर इस बात के लिए कायल कर देती हैं कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सही है।
आज भी मौजूदा दौर में हमारे सामने बहुत सारे तस्वीर हैं जिसको हम देख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह से कैपिटलिस्ट के साथ जुड़े हुए हैं। कैपिटलिस्ट आपके सामने है, मैं ज़्यादा डिटेल में जाना पसंद नहीं करता। आपके पास कैपिटलिस्ट का लिस्ट है कि हिंदुस्तान में कितने कैपिटलिस्ट हैं और उनके साथ किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज जुड़े हुए हैं। उसके बाद है NGOs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। NGOs जो होते हैं उसको भी कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल पार्टी से फंड मिलता है या फिर कैपिटलिस्ट से फंड मिलता है। कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन NGO को फंड देते हैं। आज से कुछ दिन पहले हम लोग देखते हैं जब 2014 के टाइम में इलेक्शन का पीरियड था तो कुछ NGOs ग्रुप खड़े हुए थे, उन्होंने करप्शन के अगेंस्ट में बहुत सारे NGOs बने थे और उन्होंने कहा था कि हम करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे और करप्शन को हिंदुस्तान से ख़त्म कर देंगे। लेकिन जब हुकूमत बनी तो वो ग्रुप कहाँ चले गए किसी को नहीं पता। तो ऐसे भी NGOs होते हैं जिनका सहारा सरकार लेती हैं या फिर जो हमारे कैपिटलिस्ट होते हैं वो इसका सहारा लेकर लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं और एक नई पॉलिटिकल पार्टी को हुकूमत में ला देते हैं। और ये वही पॉलिटिकल पार्टी होती हैं जिन पर कैपिटलिस्ट का हमला होता है, कैपिटलिस्ट का कब्जा होता है। कैपिटलिस्ट चाहते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी अगर हुकूमत में रहेगी तो मेरे काम अंजाम दिए जाएंगे। आज अंबानी के साथ आप मामला देख सकते हैं कि वो कैसे डेवलपमेंट कर रहा है, क्योंकि हुकूमत उनके साथ है। तो हुकूमत जिसके साथ होगी वो कैपिटलिस्ट तरक्की होता चला जाएगा। यहाँ भी उसी बात को बनाए बयान किया गया है। अब बता ये बात होती है कि मजदूरों को भी ब्रेन वॉश कैसे किया जाता है, तो और भी तरीके हैं जिसको हम लोग बोलते हैं NGO या सेल्फ ग्रुप्स। कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं, मिसाल के तौर पर कोई मजदूर का लीडर है, उस लीडर को बुला लिया डिपार्टमेंट में। कौन डिपार्टमेंट ने? तो बड़े बड़े डिपार्टमेंट में, फैक्ट्रीज के डिपार्टमेंट ने मैनेजर ने कॉल किया कि भाई बुला कर ले आओ मजदूर के जो लीडर हैं, उसको बुला कर ले आया जाता, उनको बैठाया जाता, उनको इज्जत दी जाती, उनको पैसा दिया जाता, उनको थोड़ी सी समझा बुझा दिया जाता है। तो वो जाकर अपने मजदूरों से कहते हैं अरे बहुत इज्जत है हम लोग का वहाँ पे, हम लोग को बड़ा बाबू बहुत मानते हैं। तो ऐसी बात बोलकर वो लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं कि जब मेरे लीडर का इतना इज्जत है तो हम लोग का भी इज्जत है। ऐसे बात वो बोलता है लीडर ताकि आवाम को वो जो मजदूर हैं उसको अपने कब्जे में ले ले। और जब मजदूर कब्जे में लीडर के आ जाते हैं तो लीडर कब्जे में चला जाता है किसका? तो कैपिटलिस्ट का। कैपिटलिस्ट लीडर को कब्जे में करता है, कुछ पैसे देकर, कुछ साजो सामान देकर और कुछ इज्जत देकर, ताकि वो अपने मजदूरों में जाकर ये बात को कहे कि हाँ भाई हमें वहाँ जाने के बाद बहुत इज्जत मिलता है। तो ये भी टूल्स है क्या चीज़? लंबे अरसे तक हुकूमत करने का। कोई ताकत इस्तेमाल नहीं हो रहा, कोई मिलिट्री पावर इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? सिर्फ ब्रेन वॉश का। ये ग्राम्स्की कह रहे हैं। ग्राम्स्की उसके बाद कहते हैं सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी क्या है? तो सिविल सोसाइटी में बहुत सारे अदारे हैं, अलग अलग अदारे हैं। वो चाहते हैं कि किस तरह से समाज में ये बात फैला दी जाए कि समाज में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सही हैं और बगावत करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुम बगावत करते हो तो तुम्हारा जो रोजी रोटी चल रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा, लिहाजा बगावत के बारे में सोचो भी मत, जो हो रहा है वो सही है। ऐसा ब्रेन वॉश सिविल सोसाइटी भी करते हैं। उनमें एक नाम फैमिली का भी आता है। अब ये बात कैसे कि फैमिली क्या, ये बोलने लगे। फैमिली में भी बात आती है कि भाई जो भी चीज़ें हो रही है तुम होते कौन हो उसका मुखालिफत कर दो, अपने चुप से खाओ पियो और रहो ना। भीड़ कुमड़ का मैंने उसके मामले में, इसके मामले में पढ़ने में टांग अड़ाना, तुम अपने मामले में सोचते रहो। इस तरह की बात भी जो है फैमिली भी आपके माइंड पे डालता है। लिहाजा रिलीजन हुआ, मज़हब, उसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़, उसके अलावा सिविल सोसाइटीज़, उसके अलावा फैमिली, ये तमाम ऐसे टूल्स हैं जिसके ज़रिया एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी बहुत दिनों तक मजदूरों पर अपनी कब्जा जमाए रख सकता है। इसके अलावा मार्क्स ये कहते हैं, मार्क्स के मुताबिक तो क्लास स्ट्रगल होती है, लेकिन जो ग्राम्स्की है वो नहीं मानते कि क्लास स्ट्रगल होगा, क्योंकि जब ये ऐसा मामला पेश कर देंगे तो कहाँ क्लास स्ट्रगल होगा। ये मार्क्स के थ्योरी की मुखालिफत करते हैं। उनके मुताबिक क्लास कॉपरेशन होता है। क्लास कॉपरेशन मतलब हर क्लास एक दूसरे क्लास के साथ जाकर जुड़ जाते हैं। बड़े पैमाने में बड़ा जो कैपिटलिस्ट है उसके साथ मजदूरों का जुड़ाव है,
बगावत कहाँ हो रहा है, क्लास स्ट्रगल कहाँ हो रहा है, दूसरे जुड़े हुए हैं। ये ग्राम्स्की कहते हैं कि दोनों तो जुड़कर काम कर रहे तभी तो। और ये चीज़ करने का काम कौन करवाता है? फैमिली करवाता है, रिलीजन कराता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कराता है, पॉलिटिकल पार्टीज कराते हैं, सिविल सोसाइटीज़ कराते हैं, फैमिली कराती है। ये बात समझाने में कामयाब होते हैं कि तुम्हारा काम कॉपरेशन है, तुम कॉपरेशन करके चलो, ना कि क्लास स्ट्रगल करो। तो क्लास कॉपरेशन की बात जो है महात्मा गांधी ने भी कही थी, लेकिन महात्मा गांधी ने क्लास कॉपरेशन को ग्राम्स्की की तरह ही कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था क्लास कॉपरेशन कब? जब हम सब एक बराबर हो जाएंगे तो हम कॉपरेट करके करेंगे कोई काम। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है कि हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर कॉपरेट क्यों करें, हम कॉपरेशन से क्यों चले? इसलिए ग्राम्स्की का जो क्लास कॉपरेशन है और महात्मा गांधी का जो क्लास कॉपरेशन है बिल्कुल मुख्तलिफ है, दोनों को एक साथ ना जोड़ा जाए। तो इन्होंने कहा, महात्मा गांधी ने भी इसी बात को कहा था, और क्लास कॉपरेशन के माने मुल्क भी तरक्की कर रहे हैं और सही भी हैं, और जो भी चीज़ हो रहा हमारे फ़ायदे के लिए हो रहा, हमें कॉपरेट करके चलना चाहिए। ये थॉट माइंड में बैठा देते हैं, ये जितने भी मैंने टूल्स कहा। उसके बाद आपको हम यहाँ पे बोलते हैं कि सिविल सोसाइटी क्रिएटर ऑफ हेजमनी, सिविल सोसाइटी ही हेजमनी का क्रिएटर होता है। इसको पैदा करने वाला, हेजमनी को पैदा करने वाला वो सिविल सोसाइटी ही होता है। और हम देखते हैं कि कैपिटलिस्ट के तरीके में सबसे अहम जो फैसले इस तरह से उन तमाम तरीकों को इस्तेमाल करके कैपिटलिस्ट अपनी कब्जे को बनाए रखता है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन प्रिंसिपल ऑफ मार्क्स। मार्क्स ने जो इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन का जो प्रिंसिपल दिया है उसमें क्या है और उसके खिलाफ में ग्राम्स्की ने क्या कहा है। तो पहले हम देखते हैं मार्क्स ने प्रिंसिपल जो पेश किया है। मार्क्स कहते हैं कि इकोनॉमिक्स के ऊपर 3 पिलर होते हैं। इकोनॉमिक्स बेस है और उस पर 3 पिलर काम करते हैं, कल्चर, तहजीब, पॉलिटिक्स सियासत, सोसाइटी समाज। ये तीनों तबके जो हैं, ये तीनों अदारे जो हैं, ये तीनों जो पिलर जो हैं, ये किस पर बेस करते हैं? तो ये इकोनॉमिक्स पर। इकोनॉमिक्स को बर्बाद किया हमने, इन तीनों को बर्बाद कर दिया, लिहाजा इकोनॉमिक्स ही इन तीनों का बेस है, ये मानते हैं मार्क्स। लेकिन ग्राम्स्की कहते हैं कि नहीं, इन तीनों नहीं बल्कि चारों ही अपने आप में बेस हैं, चारों ही ताकतवर हैं, क्योंकि कल्चर से ही, इकोनॉमिक्स से ही, सोसाइटी से ही, पॉलिटिक्स से ही काफ़ी लंबे टाइम तक इकोनॉमिक्स क्लास या कैपिटलिस्ट क्लास लोगों पर हुकूमत करते हैं। क्योंकि सिर्फ कैपिटलिस्ट को ख़त्म करने से या इकोनॉमिक्स को ख़त्म करने से ये पिलर ख़त्म नहीं होती, बल्कि पिलर अपने आप में एक ताकतवर पिलर होता है। अब ये बात इतना दूर तक हम लोगों ने देखा काउंटर। अब ये सब बात पता करेंगे कि मार्क्स के जो ग्राम्स्की की जो थ्योरी है हेजमनी, जिससे लोगों पर हुकूमत काफ़ी लंबे टाइम तक चल सकता है, लेकिन इससे छुटकारा तो मिले। अब वो छुटकारा कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे उन्होंने डिस्कशन किया है, हाउ टू काउंटर द कल्चरल हेजमनी ऑफ कैपिटलिस्ट। कैसे हम बच पाएंगे हेजमनी के कल्चरल हेजमनी से, किस तरह से बच पाएंगे और हमेशा के लिए इसे किस तरह से ख़त्म कर पाएंगे। तो जिस तरीके से हम देखते हैं, मार्क्स ने अपने दौर में लोगों से और ख़ास करके मजदूरों से, दुनिया के तमाम मजदूरों से ये कहा था, रिक्वेस्ट किया था कि सभी लोग एक हो जाओ और बगावत करो कैपिटलिस्ट क्लास के खिलाफ में और दुनिया को एक समझो। ये अपील थी कार्ल मार्क्स की। उसी तरीके से ग्राम्स्की ने भी रिक्वेस्ट किया है दुनिया के तमाम मजदूरों से कि वो बगावत करें और अपने हुकूक को हासिल करें, और इसके लिए उन्होंने कुछ तरीके की बातें दर्ज की हैं जिसे हम बयान करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि इंटेलेक्चुअल की ग्रुप तैयार हो। उन्होंने कहा सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट में कहा यूनियन, 1 नंबर पॉइंट पे कहा यूनियन, हमारा एक यूनियन बने। नंबर 2 पॉइंट में कहा कि हमारा एक लीडर हो। नंबर 3 पॉइंट में कहा कि हमारा इंस्टीट्यूशन हो। नंबर 4 पॉइंट में कहा कि हम अपने लीडर चुनेंगे। नंबर 5 में कहा उन्होंने कि ऑन पॉलिटिकल पार्टी, हमारी खुद की सियासी जमात हो।
ओन आइडियाज़, हमारे खुद के आइडियाज़ हों, और कहा अवेयरनेस, हम सबको जानकारी देंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा था यूनियन, हम एक यूनियन बनाएं, हम सब लोग एक जगह मुत्तहिद हों और अपने इस कैपिटलिस्ट के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ में काम करें, उसके लिए हम जद्दोजहद करें। उसके बाद दूसरा, हमारा कोई एक लीडर हो जो हमारे लिए काम करे, हम उसके साथ मिलकर साना बसाना चलें और अपने हुकूक को हासिल करें। उसके बाद कहा इंस्टीट्यूशन, जिस तरह से इंस्टीट्यूशन जो हमारे पर में काम कर रहे हैं कैपिटलिस्ट को बनाने रखने के लिए, हम भी एक इंस्टीट्यूशन बनाएं इस कैपिटलिस्ट की बुराइयों को बताने के लिए, हम भी अदारे बनाएं। उसके बाद कहा चूज़ द लीडर, हम इलेक्शन लड़ें, हम अपने लीडरों को चुनें, अपने लीडर को बनाए रखें, ऐसा भी हम काम करें, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएं और अपना एक आइडिया दुनिया के सामने पेश करें कि हम ज़िंदगी भर किसी के मातहत रहने के लिए नहीं आए हैं, हमें भी हक है कि हम अपने हुकूक को हासिल करें और एक लीडर बनकर दुनिया के सामने, एक अजीम शख्सियत बनकर दुनिया के सामने आएँ। अवेयरनेस और अपनी पॉलिसीज़ को आवाम को बताने का भी काम हम करें। जब हम इस चीज़ को, इन तमाम बातों को अमल करेंगे तो यकीनन तौर पर हमारी जो हेजमोनी की जो पॉलिसी है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक उसी तरीके से हम देखते हैं कि बिपिन चंद्रा ने महात्मा गांधी की तारीफ करते हुए कहा है कि उन्होंने अंग्रेज़ों की हेजमोनी का पूरी खात्मा किया, उन्होंने ख़त्म कर दिया और कहा कि हम इस देश के निवासी हैं, देश के शहरी हैं और हमारे भी हुकूक हैं, हम ज़िंदगी भर इसके मातहत में रहने वाले नहीं, हमारी किस्मत ऐसी नहीं बनाई गई है, हमें किस्मत बदलना होगा। ये महात्मा गांधी ने हम लोगों से एक अपील की, एक मुत्तहिद ताकत जुगाड़ के। भले उसके साथ साथ बहुत सारे लोग थे, हमने किन्हीं का नाम इनकार नहीं किया, सभी लोग जंग-ए-आज़ादी में थे, लेकिन महात्मा गांधी ने इस तरह के हेजमोनी का इनकार किया। उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को के खिलाफ बातें कही, उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने देश की बात करेंगे। लिहाजा उन्होंने कहा कि वी शुड नॉट फॉलो द ब्लाइंडली कल्चर, हम अंधे तौर पर वेस्टर्न कल्चर को, वी शुड नॉट फॉलो ब्लाइंडली द कल्चर ऑफ वेस्टर्न के कल्चर को हम ब्लाइंडली तरीके से अपनाने को तैयार नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि गांधी कंपेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू बो डाउन हिज हेड, गांधी ने मजबूर कर दिया बरतानवी हुकूमत को अपने सर झुकाने के लिए, एंड सेट ऑन द नीज, और घुटने पर बैठने पर मजबूर कर दिया, बाय दिस कंसेप्ट, बाय द काउंटर हेजमोनी कंसेप्ट, अपने हेजमोनी कंसेप्ट के ज़रिए, जो वहाँ पे ग्राम्स्की ने बताया है कैसे इसका काउंटर करना है, उसके ज़रिए महात्मा गांधी ने भी अपना एक वजूद पेश किया और किसी तरीके से पूरा खात्मा करके रख दिया अंग्रेज़ी हुकूमत का। अब लीडर आता है, लीडर अकॉर्डिंग टू द ग्राम्स्की के मुताबिक लीडर कैसा होना चाहिए। तो लीडर दो तरह का होता है, ट्रेडिशनल और एक होता है ऑर्गेनिक। ट्रेडिशनल सिंपल में बता दें, ट्रेडिशनल वो कि जो अपने काम को कर रहा है, करते करते लोगों का फलाह बहूदी भी हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर आइंस्टाइन है, न्यूटन है, ये लोग अपने काम को कर रहे थे, अपना जो किरदार है उनका वो अदा कर रहे थे, वो किसी के लिए बड़ा लीडर बनकर उभर कर नहीं आए थे, बल्कि अपने काम को अंजाम दे रहे थे। बाद में उन लोगों ने अपना एक लीडर समझा कि हाँ, ये इन चीज़ों के बारे में बताए हैं, तो ये एक लीड करने वाले शख्सियत हैं। और ऑर्गेनिक लीडर वो होते हैं जो समाज से ही निकल कर आते हैं और समाज की फलाह व बहूदी के लिए सोचते हैं। तो ग्राम्स्की के मुताबिक ऑर्गेनिक लीडर ही लीडरशिप है। अब इनमें वो काम करते हैं सोसाइटी को बदलने का, सोसाइटी को चेंज करने का और सोसाइटी के अंदर बुराइयों को ख़त्म करने का। जैसे महात्मा गांधी, लेनिन और माओ से तंग, ये लोग एक ऐसे लीडर थे जो समाज की बुराइयों से निकल कर आए थे और समाज की बुराइयों को ख़त्म करने के लिए जद्दोजहद किए। इस तरह से ग्राम्स्की का थॉट ख़त्म हुआ और ग्राम्स्की स्टेट जो मानते थे, स्टेट भी उनके मुताबिक दो तरह से होती थी और स्टेट ज़रूरी था, जबकि मार्क्स स्टेट के खिलाफ थे, वो स्टेट नहीं मानते थे। ग्राम्स्की स्टेट मानते थे, लेकिन वो स्टेट में जो उस तरह की बातें थी, जो टूल्स हेजमोनी था, उसको खिलाफ बोलते थे। वो बोलते थे नहीं, ऐसा स्टेट नहीं चाहिए मुझे, बल्कि मैं जो टूल्स दे रहा हूँ, मैं जिस तरह की तस्वुर कर रहा हूँ, वैसा स्टेट चाहिए मुझे। इस तरह की बात वो करते थे।